प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग्यात्मक लेख प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, ये रचना जो है एक व्यंग्यात्मक रचना है। इसमें हमारे लेखक हिंदी साहित्य समाज के निर्माता प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद कि प्रेमचंद जी के फटे जूतों के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने उस समय तत्कालीन सामाजिक विषमता को उजागर किया है। प्रेमचंद जी का जीवन के प्रति सादगी की भावना भी इन्होंने व्यक्त की है। चलिए अब हम करते हैं। सभी छात्राएं पुस्तक निकाल लें और मेरे साथ साथ आप पढ़ते चलें। सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई जी की परिचय पढ़ते हैं। परिचय है इनका। हरिशंकर परसाई जी का जन्म जो है सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन की रचना करने लगे। ये स्वतंत्र होकर जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। कहाँ से निकाली? जबलपुर से। और पत्रिका का नाम था वसुधा, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। और सन 1955 में इनका देहांत हो गया, इनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में इनका नाम अग्रणी है, सबसे आगे है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, ये निबंध संग्रह हैं इनके, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांगता श्रद्धा का दौर, ये व्यंग्यात्मक संग्रह है, व्यंग्य संग्रह है, उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। जो इन्होंने व्यंग्यात्मक लेखन लिखा है, व्यंग्य लेखन लिखा है, वो परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदेशों के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। कौन से? सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा का? जो हमारी बोलचाल की सामान्य भाषा है, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। जो इनका लेख है, व्यंग्यात्मक रचना है प्रेमचंद के फटे जूते, शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर करारा व्यंग्य किया है कि आज लोगों के अंदर ज़्यादा दिखावटीपन है और प्रेमचंद के अंदर वो एक सादगी से भरा जीवन है और दिखावटीपन से बहुत दूर, कोसों दूर। और जो आज की अवसरवादिता है उस पर, दोनों पर ही व्यंग्य किया है परसाई जी ने। चलिए पाठ पढ़ते हैं अब। छात्रें साथ साथ पढ़ते चले मेरे, और सभी ध्यान दीजिए। प्रेमचंद के फटे जूते।
पाठ का शीर्षक है, पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई जी के सामने एक चित्र प्रस्तुत है। वो किसका है? प्रेमचंद जी का। और पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। उन्होंने फ़ोटो अकेले में नहीं खिंचवाया है, अपनी पत्नी के साथ है। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। ये शब्दों के द्वारा प्रेमचंद जी का रेखा चित्र खींचा जा रहा है। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, उन पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं। किस चीज़ के जूते हैं? कैनवस के, जिनके बंद बेतरतीब मतलब अव्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से नहीं बंधे हुए। जो तस्मे होते, फीते होते हैं, वो व्यवस्थित ढंग से नहीं बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने के बाद बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है। जैसे लापरवाही से आप फीते को, तस्मे को खींच कर बांधते हैं तो उसके ऊपर एक लोहे की पतरी होती है जो वह निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है। अब देखिए लेखक क्या बता रहा है, आ गया उनके जूते पर। कौन से पांव का? दाहिने पांव का। मगर बाएं जूते में बड़ा सा छेद हो गया है जिसमें अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि, किसकी दृष्टि? लेखक की। लेखक कौन? हरिशंकर परसाई। उनकी दृष्टि जो है जूते पर अटक गई। अब वो सोचने लगे, सोच रहा हूँ फ़ोटो खिंचवाने की जगह अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी रही होगी। कि प्रेमचंद जी जब फ़ोटो खिंचवाने जा रहे हैं तो उनके जूता जो है फटा हुआ है, उंगली बाहर निकल रही है। तो लेखक कह रहा है कि अगर फ़ोटो खिंचवाने के समय उनकी ऐसी पोशाक है तो एक शादी पहनने वाली कैसी होगी। इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। जैसे आपने देखा होगा आजकल हमारे अंदर दिखावटीपन है, बाहर जाते हैं, निकलते हैं तो हर समय जो है अपने कपड़े, अपनी पोशाकें बदलते हैं। शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, जन्मदिन पर जा रहे हैं, किसी शुभ अवसर पर जा रहे हैं तो हर समय हम जो पोशाकें बदलते रहते हैं। लेकिन लेखक की पोशाक बदलने का उनके अंदर गुण नहीं है। वो जैसे हैं वैसा ही फ़ोटो में खिंचवा लेते हैं। किसने कहा? बिल्कुल उनके सादगीपन को यहाँ पर जो है स्पष्ट किया है कि प्रेमचंद जी कितने सादे जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे। अब लेखक ने क्या कहा? मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है। साहित्य का पूर्वज कौन? हिंदी साहित्य समाज के निर्माता मुंशी प्रेमचंद। तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिखाई दे रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा भी लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, संकोच नहीं है, झेप नहीं है। तो आजकल कोई छोटे बच्चा भी ऐसी चीज़ पहनकर बाहर नहीं जा सकता। हमें लज्जा महसूस होती है, संकोच होती है, झेप उत्पन्न होता है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक जाती? अब जो है चित्र को देखकर लेखक जो है तरह तरह के प्रश्न किए जा रहा है कि अगर तुम धोती को नीचे खींच लेते तो तुम्हारी उंगली ढक जाती, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब क्या कहा होगा, रेडी प्लीज़ कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। हम जो है जबरन मुस्कान लेकर आते हैं जब कोई हमें कहता है रेडी प्लीज़ मुस्कुराइए। वास्तविक में हमारे चेहरे में, हमारे अंदर कुछ और हो, लेकिन हम जो है बनावटीपन से मुस्कुरा देते हैं। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। क्या कहा? कैसी? दर्द के गहरे कुएं, मतलब परेशानियां ही परेशानियां। हिंदी साहित्य समाज के निर्माता की यह दशा कि उनका पैर का जूता फटा हुआ फिर भी वो फ़ोटो खिंचा रहे हैं तो उनकी कैसी दयनीय दशा होगी। बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने कह दिया होगा थैंक यू। विचित्र है, अनोखी बात है। ये मुस्कान कैसी स्पष्ट नहीं है, अधूरी है। ये मुस्कान नहीं, इसमें क्या है? उपहास है और व्यंग्य है। क्या कहा है लेखक ने? ये क्या है? उपहास है, खिल्ली है।
निंदा करना है। किसकी? एक आज के समाज की। यह कैसा आदमी है? कौन कह रहा है? लेखक। जो खुद फटे हुए जूते पहनकर फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। व्यंग्य कर रहा है, व्यंग्यात्मक हंसी। स्पष्ट हंसी नहीं है। क्या कह रहा है लेखक? कि किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या नहीं खिंचवाते। कौन कह रहा है? लेखक। कि अगर फ़ोटो खिंचवाना था या तो जूते ठीक पहन लेते या फ़ोटो ही ना खिंचवाते। फ़ोटो न खिंचवाने से क्या तुम्हारा कुछ बिगड़ रहा था? शायद आपकी पत्नी ने आग्रह किया हो। और अच्छा तुम चल भाई कि पत्नी के कहने से तुम जो है फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ गए होंगे। मगर यह कितनी ट्रेजेडी वाली बात है, कितनी दुख भरी बात है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने को जूता भी न हो। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ और करके रो पड़ना चाहता हूँ कि तुम्हारी ऐसी दर्द की स्थिति को देखकर, दुख की स्थिति को देखकर तुम्हारे अंदर जो एक क्लेश उत्पन्न हो रहा है उसको मैं खुद महसूस कर रो देना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। क्या कहा लेखक ने? आँखों का यह तीखा दर्द, आँखों के द्वारा तुम एक दर्द को बयां कर रहे हो और यह व्यंग्य मुझे एकदम से रोक देता है। व्यंग्य होता है कटाक्ष करना। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। किसने कहा? लेखक ने कहा। समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। तुम्हें फ़ोटो के महत्व का नहीं मालूम कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। देखिए, लोग तो मांगे मतलब किसी का उधार लिया हुआ कोट से वर दिखाई देते हैं, दूल्हा बन जाते हैं। और मांगे मोटर से बारात निकालते हैं। अपनी भी मोटर कार नहीं होती, दूसरे की होती, उससे बारात भी निकाल लेते हैं। अब देखिए कितना मतलब ज़बरदस्त व्यंग्य किया है समाज पर। फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग बीवी तक मांग ली जाती है। अगर किसी की बीवी सुंदर ना हो तो लोग क्या करते हैं? फ़ोटो खिंचवाने के लिए बीवी तक उधार मांग लेते हैं। और तुमसे क्या कहा? तुमसे जूते ही नहीं मांगे बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते प्रेमचंद जी, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। लोग तो, और देखिए और क्या कहा, लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचवाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी भी फ़ोटो भी उसमें खुशबू देती दिखाई देती है। अब देखिए क्या कहा लेखक ने। टोपी 8 आने में मिलती है। टोपी की कीमत बता दी लेख के माध्यम से। टोपी कितने की कीमत है? 8 आने। और जूते उस ज़माने में 5 रुपये से कम क्या मिलते होंगे। अब जूते की भी कीमत बता दी कि उस समय में, लेखक का जो समय था उस समय उन्होंने टोपी की कीमत भी बता दी है और जूते की कीमत बताई 5 रुपये, टोपी की कीमत बताई 8 आने। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूता पर 50 टोपियाँ न्योछावर की जाती हैं। मतलब कितनी सारी टोपियाँ? 50। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे कि दोनों में इतना अंतर है तो कैसे खरीदते। ये विडंबना है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, विडंबना है। मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। क्या नहीं चुभी? विडंबना। जो कैसी विडंबना है? क्या बताया लेखक ने? बहुत दुख भरी बात है जो मुझे चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। कौन? लेखक। उनको ये बात चुभ भी रही है। तुम महान कथाकार। क्या कहा? उपन्यास सम्राट, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट। सम्राट होता राजा। युग प्रवर्तक, युग को बदलने वाले, युग को चेतना देने वाले, जाने क्या क्या कहलाते थे। मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तुम महान कथाकार हो, उपन्यास सम्राट हो, युग के प्रवर्तक हो, फिर भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं। अब जो है लेखक जो है प्रेमचंद के जूते के साथ साथ अपने पर भी आ गया।
अब क्या कहा कि मेरा जूता, ये मत सोचो कि मेरा जूता बहुत बढ़िया है, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। ऊपर से जो दिखता है अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फटा हुआ है। तुम्हारे तो जूता फटकर उंगली दिखाई दे रही है, तो मेरा जूता जो है ऊपर से नहीं, तले से बिल्कुल ही, अंगूठे के तले से बिल्कुल घिसा हुआ है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है, जब ज़मीन से रगड़ता है तो, और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। क्यों? उंगली तो बाहर सुरक्षित है, और तला फटा हुआ है तो वो क्या है, अंगूठे को लहूलुहान कर देता है, अर्थात घायल कर देता है और अत्यधिक पीड़ा देता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। बाहर दिखाई दे रहा है वो स्पष्ट है, सबको नज़र आ रहा है। और छिपी हुई, यहाँ पर कितना बड़ा व्यंग्य किया है, कितने बड़े व्यंग्य के माध्यम से जो है लेखक समझा रहा है। तुम्हारी अंगुली दिखती है, मेरा पाँव सुरक्षित है, पर तुम्हारी उंगली बाहर दिखती है पर तुम्हारा पाँव सुरक्षित है, तुम पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हो। लेकिन मेरी उंगली ढकी है पर मेरा पंजा घिस रहा है। सामने से मैं स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं अंदर से कितना ज़्यादा परेशान हूँ। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। और क्या कहा, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, तभी तो अपने पैर में लहूलुहान करा रहे हैं। और वहाँ लेखक जो है वो पर्दे के महत्व को नहीं जानता, जैसा है वैसी वास्तविकता को दिखा रहा है। उसके अंदर कोई ढोंग दिखावटीपन आदि नहीं है, उन सब से क्या है लेखक परे है। तुम फटा जूता पहने ठाठ से पहन रखा है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इसी तरह नहीं खिंचवाऊँगा, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। मेरे को अपना फ़ोटो नहीं खिंचवाना, चाहे कोई मेरे जीवन के महत्व को, मेरी जीवनी को, मेरी बारे में, मेरे व्यक्तित्व को ऐसे ही छाप दे। तुम्हारा यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले को पस्त कर देती है। तुम्हारा यह जो व्यंग्यात्मक मुस्कान है मेरे हौसले को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है जो तुम हंस रहे हो? क्या ये मुस्कान जो है हमारे समाज पर है या आज के युग पर है, जो लोगों में दिखावटीपन लिए घूमते हैं? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? अब देखिए यहाँ पर जो उनकी कहानी थी पूस की रात, उसमें हल्कू नाम का एक पात्र था, तो नील गाय, तो यहाँ पर उन्होंने देखो उनकी उसका भी पूस की रात नामक कहानी का भी वर्णन कर दिया लेखक ने। अब देखिए आगे क्या कहा, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे। लड़का बीमार था, डॉक्टर समय पर न आए क्योंकि वो क्लब में थे, और वहाँ से उनके लिए आना उनके लिए एक तौहीन के बराबर था, तो इसलिए वहाँ से क्लब छोड़कर न आ सके, जिसके कारण कि सुजान भगत का लड़का मर गया। अब नहीं, मुझे लगता है कि माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। इस कहानी में भी देखो, कफन जो कहानी है नामक, उसमें माधो और उसका पिता जो है वो अंत समय में भी इतने शराब के नशे में इतने वो होते हैं कि उनकी पत्नी, लड़के की बहू जो है, माधो की पत्नी जो गुजर जाती है, तो लोगों से मांग कर कफन के पैसे लेकर आते हैं, तो उन पैसों से, कफन के पैसों से भी वो लोग शराब पी जाते हैं। तो देखिए कैसा, मतलब लोगों के अंदर कैसी भावना है, तो उसकी भावनाओं को भी जो है यहाँ पर जो है हरिशंकर जी ने जो है, जो उनकी कहानियों में, किसके द्वारा लिखी गई ये कहानियाँ, प्रेमचंद के द्वारा, तो उन सब का भी वर्णन यहाँ पर हो रहा है। मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर से देखता हूँ। कैसे, अब यहाँ पर जो है कभी जूता देख देख कर अब उसके मन में और कल्पना आ रही है, और प्रश्न आ रहे हैं, तो उन सब का वर्णन कर रहा है लेखक कि कैसे फट गया। मेरी जनता के लेखक, अब क्या कहा है हरिशंकर प्रसाद जी ने, क्या कहा प्रेमचंद जी को, मेरी जनता के लेखक, क्यों बहुत चक्कर काटते रहे? क्या आप बहुत ज़्यादा घूमे कि आपका जूता फट गया?
क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे कि बनिए के पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए जो है ना उसके तगाजा किया होगा। तगादे होता है तगाजा करना। तो पहले बनिया लोग जो है बहुत ज़्यादा लोगों पर वो करते थे, पैसा उधार देते थे, ब्याज पर ब्याज लगाते थे। तो उसको देने के लिए आपने पैसे की बचत की होगी और मील 2 मील जो है आप पैदल चले होगे, तो इसलिए आपने उनके पैसे देने के लिए आपने ये सब कार्य किया होगा, तो इसलिए भी आपका जूता फट सकता है। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं। अब आप खुद ही प्रश्न का उत्तर दे दिया कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। अब कुंभन दास का जूता भी, अब एक और पात्र ले आए हैं। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने से घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। क्या कहा कि आने और जाने से, कहाँ पर आने जाने से? फतेहपुरी सिकरी। कौन? कुंभन दास। कि आने और जाने से मेरे जूता घिस गया है, बिसर गयो, मैं भगवान के नाम को भूल गया। अपने जूते को देख देख कर मेरा जो है वो भगवान का नाम को सुमिरन करना ही मैं भूल गया। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं, तिनको करिबो परे सलाम। कि जिनके देखते ही दुखों के पहाड़ टूट जाते हैं, दुख उत्पन्न हो जाते हैं, उनको, ऐसे लोगों को हमें दूर से ही सलाम कर देना चाहिए। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे होगे। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई हो, शायद तुमने उसे ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया हो, उसे आजमाने के लिए कि देखते हैं कि मेरा जूता मजबूत है या ये। तो यहाँ पर एक ज़बरदस्ती व्यंग किया है कि आपने जो है लोगों को, समाज को जो इतने बुराइयों से, कुरीतियों से, आडंबरों से लिप्त थे, तो उनके लिए भी एक व्यंग्य है यहाँ पर कि उन लोगों को भी आपने जो देखा होगा और महसूस किया होगा कि उनका स्वभाव जो है बदलता है या नहीं बदलता, उसके माध्यम से भी आपने ये सब किया होगा। कोई टीला होता ऊंचा स्थान, रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमा लिया हो। ऐसे कौन जूते को आजमाता है? लेकिन यहाँ पर लोगों के सामने जो समाज की एक विडंबना थी, उसको यहाँ पर लेखक ने दर्शाया है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, उससे बचकर भी तो निकल सकते थे, उससे दूर हटकर भी तो चल सकते थे। टीलों से समझौता भी हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। अब देखिए क्या कहा, नदियाँ जो है आपने देखा होगा पानी के बहाव से पत्थर को चिकना और उनको तोड़ देती हैं। आपने देखा हो नदियों के किनारे गोल गोल चिकने सुंदर पत्थर नज़र आते हैं, तो सब किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। और नदियाँ अपना रास्ता बना लेती हैं और घूमती हैं और घूमकर भी चली जाती हैं। तुम समझौता नहीं कर सके। नदियाँ भी समझौता कर लेती हैं, रास्ता बदल देती हैं और पहाड़ों को तोड़ देती हैं, तो क्या आपसे ये सब न हो सका? क्या तुम्हारी भी वही कमज़ोरी थी जो हीरो की ले डूबी? किसको डूबी? होरी को। जो होरी को ले डूबी वह नम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी कि वो हमेशा नेम और धर्म पर चला, नियमों पर चला, उसकी ये कमजोरी थी और उसी के कारण वो सब लेकर उसको ख़त्म हो गया। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नियम और धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारा यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो। क्या कहा? ये पाँव की अंगुली मुझे उस तरफ इशारा कर रही है कि जिसे तुम घृणित करती हो। लोग तो उंगली से इशारा करते हैं, किसी से हम घृणा करते हैं तो उससे उंगली से इशारा करते हैं, लेकिन तुम जो है उसकी तरफ इशारा किससे कर रहे हो?
अपने पैर की अंगुली से किसी को दिखाई भी नहीं दे और धीरे से समझ में भी आ जाए कि आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हो। क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ। क्या कह रहा है लेखक कि मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम्हारे इशारे को भी समझता हूँ और तुम्हारी इस व्यंग्यात्मक मुस्कान को भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, पूरे हिंदी साहित्य समाज पर हंस रहे हो, पूरे समाज पर हंस रहे हो, पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चले आ रहे हैं। उंगली किसने छिपाई है? लेखक ने। और तलवे को क्या किया है उन्होंने? घिसा दिया, लहू लुहान हो गया है। उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। किस पर? लेखक ने स्वयं के बारे में कहा है कि टीले से बचकर निकल रहे हैं, उसकी बाजू से निकल रहे हैं। और तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार के जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई है पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा। तुम्हारी तरह नहीं कि जो है अपने शरीर की, अपने पैर की सुरक्षा न कर सके। तुम अपने पैरों को क्या कर रहे हो? अपने पैरों को घिसवा रहे हो, चोट खा रहे हो, अपने शरीर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो। मगर तुम अंगुली का ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। कौन कह रहा है? प्रेमचंद। कि तुम जो है अपनी उंगली के ढकने के लिए आप अपने तलवे का विनाश कर रहे हो, उसको ख़त्म कर रहे हो। अगर तलवा ख़त्म हो जाएगा तो आप चलेंगे कैसे? मेरी जूता फट गया है, उंगली दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं चल सकता हूँ, मैं चलने में सक्षम हूँ। मैं समाज की हर उसकी जो है रास्ते पर कोई भी रास्ता दिखाई दे मैं उस पर चल सकता हूँ, मैं विराम नहीं लूँगा, मैं रुकूँगा नहीं। लेकिन तुम्हारा क्या है? तुम तो पैर, तुम्हारा तलवा घिस गया है, तुम कुछ कदम चल के ही आगे चलने में असमर्थ हो जाओगे। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात भी समझता हूँ, तुम्हारी जो उंगली है उसका इशारा भी समझता हूँ, तुम्हारी जो व्यंग्य मुस्कान है मैं उसको भी समझता हूँ। ठीक है बच्चों, पाठ समझ आ गया कि यहाँ पर जो है जो प्रेमचंद जी जो फ़ोटो में मुस्कुरा रहे हैं उनकी मुस्कान कैसी है? व्यंग्यात्मक मुस्कान है। आज के समाज पर, आज के लोगों पर हंस रहे हैं जो कैसी भावनाओं से युक्त है? दिखावटीपन की भावनाओं से युक्त है। तो जो और प्रेमचंद जी का जीवन कैसा था? बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार। उनकी भावना यही थी, उनके जीवन का प्रतीक यही था कि सादे रहना और लेकिन विचारों से ऊंचे रहना। आजकल लोग जो है विचारों से निकृष्ट रहते हैं, विचार बहुत छोटे रहते हैं, लेकिन दिखावटीपन में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अंदर से कुछ भी नहीं होते, बाहर से दिखाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खूब हूँ या बहुत ज़्यादा संपन्न हूँ, लेकिन वो वास्तविकता से परे होते हैं। तो हमें इस कहानी से, इस व्यंग्यात्मक लेखन से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें जो है दिखावटीपन से दूर रहना चाहिए। जो सादगी है, जैसे हैं ज्यों के त्यों हैं वैसे ही हैं, लेकिन हमें समाज के अनुसार ही थोड़े परिवर्तन लेकर आने होंगे। समाज के अनुसार थोड़ा सा अपने आप को बदलना होगा। हमें अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने पहनावे पर भी ध्यान देना होगा। तो ऐसा पहनावा न पहने कि जिससे कि किसी दूसरे की नज़र हमारे जैसे प्रेमचंद जी के फटे जूते पर गई हरिशंकर परसाई जी की, तो ऐसे किसी की नज़र हमारे उस पर न पड़े कि जो उसको एक व्यंग्य करता है कि ये व्यक्ति जो है ऐसे कपड़े पहनकर ऐसे समाज परिवेश में आकर खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने जो है वो एक बहुत बड़े साहित्य समाज के निर्माता की दुर्दशा को दिखाया है, उस पर व्यंग्य किया है कि इतने बड़े साहित्यकार होते हुए भी उनकी दशा दयनीय थी। आज के जीवन से उस समय के जीवन की दयनीय दिशा का वर्णन किया है। धन्यवाद बच्चों, आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसके जो है प्रश्न अभ्यास करेंगे, बहुत आसान है। हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के शब्द चित्र हमारे सामने जो प्रस्तुत किया है
उससे प्रेमचंद जी की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आई हैं। अगला प्रश्न आपने सही और गलत का निशान लगाना है। और तीसरे प्रश्न में आपने जो इन पंक्तियों में निहित व्यंग्य है वो स्पष्ट करना है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर की जाती हैं। मतलब एक जूते की कीमत में 2500 टोपियाँ खरीदी जा सकती हैं। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और आज के युग में लोग पर्दे पर कुर्बान होना जानते हैं। अगला है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ, हाथ की तरफ नहीं, पाँव की उंगली से तुम इशारा करते हो। लोग तो अंगुली से इशारा करते हैं, लेकिन तुम किससे इशारा कर रहे हो? पाँव की अंगुली से इशारा कर रहे हो। अगला प्रश्न है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचवाने की अगर पोशाक यह है तो पहनने की कैसी रही होगी, लेकिन अगले ही पल में वो अपना विचार बदल देता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, कि जैसा है वैसा ही, जैसा दिखाई दे रहा है उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही है, उसके अंदर कोई दिखावटीपन बनावटीपन नहीं है। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद जी के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं? अगला प्रश्न 5 है, आपने व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? अगला 6वां प्रश्न है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में इंगित करने के लिए किया गया होगा? ठीक है, अगला है प्रश्न आपका रचना और अभिव्यक्ति। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर हरिशंकर परसाई जी ने जो व्यंग्यात्मक लेख लिखा है, आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक ऐसा ही व्यंग्यात्मक लेख लिखेंगे। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? ये भी प्रश्न आपने करना है। इन सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से करना है। वैसे सभी बच्चों को पाठ समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।